नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, एक क्रांतिकारी सेनानी। आपको मैं सबसे पहले एक क्रांतिकारियों की थोड़ी सी भूमिका ये बता देता हूँ कि आप देखोगे कि क्रांतिकारियों का जो भारतीय इतिहास में कोई इतना आपको वर्णन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी सरकारों की आलोचना भी होती है। उसके पीछे कारण क्या थे? तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ सरकार हमारे यहाँ चलती थी, उस अंग्रेज़ सरकार क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहती थी। और वो काम भी गुप्त रूप से करते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के लिए वो क्या थे, एक तरह से क्रिमिनल थे। तो जो उनके सारे दस्तावेज होते थे वो सभी गुप्त होते थे, और वो अपना काम करने के बाद अपने दस्तावेज़ों को जला देते थे, आपको पता होगा। और क्यों जलाते? इसी वजह से थे क्योंकि सरकार के हाथ में वो न लग जाए। और दूसरी बात ये होती थी कि क्रांतिकारियों के ऊपर दूसरे भी जो इतिहासकार थे वो लिखने से डरते थे, क्योंकि उन्हें भी ये डर रहता था कि सरकार कहीं हमें क्रांतिकारियों का सपोर्टर मान के हमको गिरफ्तार न कर ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें थीं जबकि भारतीय इतिहास में क्रांतिकारियों को उनका उचित स्थान नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि पर ये क्रांतिकारियों इतिहास में, एक रिटन इतिहास में तो इनको स्थान नहीं मिला हो, लेकिन क्रांतिकारियों को आम लोगों के हृदय में बहुत स्थान मिला। और यही एक कारण था कि जब देखोगे कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की जब पॉपुलरिटी सीमा पे पहुंच गई कि कहीं ना कहीं 1931 में महात्मा गांधी की पॉपुलरिटी को भी भगत सिंह की पॉपुलरिटी मात दे रही थी। और आप ये देखोगे कि उत्तर भारत में जब कुछ इतिहासकार जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, तो आप देखोगे कि उत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आप घरों में जाके देखेंगे तो जितने घरों में महात्मा गांधी या नेहरू की फ़ोटो नहीं है, उससे ज़्यादा घरों में आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों की फ़ोटो मिल जाएगी। तो ये फ़ोटो कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि लोगों के जीवन में, लोगों के हृदय में इन क्रांतिकारियों का बहुत महत्व था। और बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद आप देखोगे कि जब चीज़ें बदली, लोगों ने क्रांतिकारियों के बलिदान को, उनकी देश के प्रति प्रेम को समझा, और समझने के बाद जब उनके ऊपर सबसे पहले रिसर्च शुरू होना हुई। और आप देखोगे एक पिक्चर आई थी रंग दे बसंती। उसके बाद कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भी जब इस तरह की चीज़ें देखी कि क्रांतिकारी कितने डेडिकेटेड थे, उसके बाद भी कुछ इतिहासकारों ने क्रांतिकारियों के जीवन पर रिसर्च करना शुरू किया। और इतिहास एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, आप ये जानते ही हैं। और उसी बीच में आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, गरीब थे। उनके पापा एक बाग में चौकीदारी करते थे, माँ एक इतिहासकार हैं सुधीर विद्यार्थी ने तो यहाँ तक लिखा है कि चंद्रशेखर की माँ जब चंद्रशेखर क्रांतिकारी बन गए थे तो वो उनके लिए इतना रोती थी कि उनकी एक आंख ही फूट गई थी। मतलब आप भी इस तरह देख सकते हो कि उनकी माँ रोते रोते अंधी हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ें क्रांतिकारियों के बलिदान की, उनके त्याग की, जब इतना बड़ा त्याग जब देखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारियों की आज के युग में तो इनका उचित स्थान मिलना चाहिए। लोगों के हृदय में जो इनका प्यार था वो अब वक्त आ गया है कि इतिहास में वो स्थान इन्हें मिलना चाहिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जन्मे, बचपन से ही इन्हें निशानेबाजी का शौक़ था, इसलिए वो वहाँ के अपने जो आदिवासी लोग थे, भील बच्चों के साथ उनकी दोस्ती थी, और उनके साथ उन्होंने निशानेबाजी का गहन प्रयास किया, अभ्यास किया। अभ्यास के बाद वो निशानेबाजी में बड़े सफल हो गए और बड़ा ही सटीक निशाना लगाने लगे। हालांकि आपको पता है कि भील तीरंदाजी में बहुत निपुण होते हैं, तो उन्होंने तीरंदाजी से निशानेबाजी सीखी थी, पर बाद में उन्होंने अपनी एक पिस्तौल खरीद ली थी, और उस पिस्तौल का नाम था बम बुखारा पिस्तौल। कहा जाता है कि एक बार जब असेंबली बम कांड के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सभी गुप्त रूप से आगरा में मीटिंग कर रहे थे, तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कमेंट किया था कि पंडित जी, आपको पकड़ने के लिए तो अंग्रेज़ों को कम से कम 2 रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो आपकी मोटी गर्दन के लिए और एक आपके मोटे पेट के लिए।
तो जब चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह से कहा था कि मुझे कोई मरने वरने का इतना कोई शौक़ नहीं है और जब तक मेरे हाथ में मेरी बम बुखारा है तब तक मुझे कोई ज़िंदा नहीं पकड़ सकता, इस तरह की बातें चंद्रशेखर आज़ाद की एक प्रण था कि मैं ज़िंदा अंग्रेज़ों के सामने नहीं जाऊंगा। वो उन चीज़ों से विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए वो असेंबली बम कांड में उनका इतना थोड़ा सा विश्वास नहीं था। वो इसके खिलाफ़ थे कि अंग्रेज़ों को हम गिरफ्तारी दें और भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी अंग्रेज़ों को हाथ लग जाए और अंग्रेज़ उसे छोड़ेंगे नहीं। की बात कर लेते हैं तो चंद्रशेखर का मध्य प्रदेश से सबसे पहले बम्बई गए। बम्बई में उन्होंने मजदूरी का काम किया। वहाँ से आने के बाद फिर वो बनारस चले गए। बनारस में क्योंकि उस समय संस्कृत में विद्या दी जाती थी और ब्राह्मण लड़कों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी, इसलिए वो बनारस चले गए और बनारस में उन्होंने शिक्षा संस्कृत में अपना जो शिक्षा लेना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने देखते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का इतना बड़ा आंदोलन था कि पूरा देश उससे प्रभावित हुआ और पूरे जब भी ये युवा जो हमारे क्रांतिकारी थे तो वो देश भक्ति में इतने डूब गए और वो असहयोग आंदोलन में कूद गए थे। लेकिन आप देखते हो कि 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और उस वापस लेने के साथ ही बहुत सारे जो हमारे युवा उसमें जोश के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो महात्मा गांधी के इस निर्णय से बिल्कुल नाराज़ हुए और नाराज़ होने के साथ साथ वो फिर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए और उन्हीं में भी एक क्रांतिकारी संगठन चलता था बंगाल में। सचिंद्र नाथ सन्याल चलाते थे अनुशीलन समिति और अनुशीलन समिति ने ही अपनी एक शाखा के रूप में 1924 में HRA की स्थापना की थी और HRA के सदस्य बन गए फिर चंद्रशेखर आज़ाद। और आपने वो कोर्ट वाली घटना सुनी ही होगी कि किस तरह से कोर्ट में चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रूर जज को अपना परिचय देते हैं और उनके ऊपर 15 कोड़ों की मार पड़ती है और मार पड़ने के बाद भी वो महात्मा गांधी और भारत माता की जय बोलते हुए बेहोश हो जाते हैं। परंतु उसके बाद जब देखते हैं कि जब HRA को धन की ज़रूरत थी तो धन के लिए ये क्रांतिकारी सबसे पहले ये करते थे कि ये लूटपाट करते थे, अमीरों से के साथ लूटपाट करते थे। लेकिन अमीरों के साथ लूटपाट करने में दिक्कत ये होती थी कि कई बार भारतीय भी उनके खिलाफ़ हो जाते थे। और एक बार जब एक गांव में जब ये लूटपाट हो रही थी तो उस लूटपाट में क्या हुआ कि एक ग्रामीण महिला ने चंद्रशेखर की बंदूक छीन ली और चंद्रशेखर इतने चरित्रवान और इतने अपने सिद्धांतों पर दृढ़ थे कि उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि मैं महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो जब उनके साथियों ने ये कहा कि महिला ने आपकी पिस्तौल छीन ली है, आप उसको वापस छीन लीजिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने महिला से पिस्तौल नहीं छीनी, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की। इस तरह का करैक्टर था हमारे क्रांतिकारियों का। उनका एक सिद्धांत ये भी था कि वो कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मारते थे। जो अपराधी अंग्रेज़ होते थे, जो हमारे देश का और हमारे देश के लोगों का शोषण करते थे, वो उन्हीं को अपना निशाना बनाते थे। दूसरी बात ये थी कि जब HRA ने धन की कमी हो गई तो इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने ये निर्णय लिया, HRA में करवाया कि भाई हम अब गांव में लूटपाट नहीं करेंगे अमीर लोगों के साथ, क्यों ना हम अंग्रेज़ों के धन को ही लूटें। और अंग्रेज़ों के धन के लूटने के लिए उन्होंने 1925 में काकोरी में लखनऊ के पास एक ट्रेन में खजाना जा रहा था, उस खजाने का लूट लेते हैं। उसमें बिस्मिल भी थे और भी उनके लगभग 8-10 साथी थे जो उस घटना के बाद सारे पकड़े जाते हैं और सबको अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल सबको फांसी हो जाती है उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में। उसके बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से नहीं हाथ आते और उसके बाद ये होता है कि HRA थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है संगठन, क्योंकि उनके साथी ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। और उसके बाद देखते हो कि एक 1928 में एक नया संगठन बनता है HSRA। अब HRA को सोशलिस्ट बना दिया गया और इसकी स्थापना दिल्ली में हुई और दिल्ली में पंजाब से आए भगत सिंह, और भगत सिंह जो पंजाब में नौजवान सभा चला रहे थे, उस नौजवान सभा को एक विलय करके HRA में और HSRA एक नया संगठन बनाया गया। और उसी HSRA ने सबसे पहले डिसाइड किया था कि लाला लाजपत राय के जो दोषी हैं उन
को उन अंग्रेज अधिकारियों को मारा जाएगा और लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। और उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और सुखदेव को चुना गया। भगत सिंह और सुखदेव ने लाला लाजपत राय को लाहौर में बदला लिया और उसमें सहयोग किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने भी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उसके बाद ये असेंबली में बम फेंके भगत सिंह ने, उसके कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद खिलाफ थे। पहले वो ये भी चाहते थे कि मैं जाऊंगा बम फेंकने के लिए, लेकिन वहाँ पे HSRA में निर्णय ये हुआ था कि बम फेंकने के बाद हमें गिरफ्तारी देनी है, और गिरफ्तारी देने के चंद्रशेखर कहीं ना कहीं खिलाफ थे। चंद्रशेखर को ये भी पता था कि अगर भगत सिंह ने गिरफ्तारी देती तो फिर अंग्रेज सरकार उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र का केस खोल देगी और फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तो उसी बीच में हुआ ये कि भगत सिंह को छुड़वाने की खातिर, भगत सिंह उस केस में जब पकड़े गए तो भगत सिंह को छुड़वाने की खातिर चंद्रशेखर आज़ाद देश के विभिन्न नेताओं से बार बार मिल रहे थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन से वो प्रयागराज में मिलने गए थे, और बहुत सारे जो भारतीय राष्ट्रीय नेता थे उनसे मिल रहे थे कि भगत सिंह को और हमारे क्रांतिकारी जो उनको फांसी की सज़ा दी गई है, कम से कम उसे उम्र कैद में बदला जाए या कैसे भी उनकी सज़ा को कम कराया जाए। तो उसी बीच में जब प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं तो वो आपको पता होगा कि जो एल्फ्रेड पार्क है, अब उसे आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो अपने साथी से मीटिंग कर रहे थे। और वहाँ पे उनके ही ग्रुप का एक गद्दार साथी वीरभद्र तिवारी जब उनको देखता है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को मुखबिरी करता है और वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इस तरह से वहाँ पे मुठभेड़ शुरू हो जाती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते केस ये हो गया था कि जो हमारा HSRA उसके ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे वो पकड़े गए थे, और उनमें से बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के एक तरह से मुखबिर बन गए थे, और उन्हीं मुखबिरों की वजह से ये जो पूरा संगठन है वो बिखर गया। दूसरी बात ये थी कि भगत सिंह और उनको भी फांसी की सज़ा हो गई थी, सुखदेव को। तो हालांकि उससे पहले ही, भगत सिंह से पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद की मुठभेड़ होती है, और चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कि आप जानते हैं निशानेबाजी में बहुत माहिर थे, और उन्होंने कई अंग्रेज़ों को वहाँ घायल किया। जो अंग्रेज़ ऑफिसर था उसके मुंह पर गोली मार दी। उनके निशानों, उनके जो निशाने के जो गवाह हैं बंदूकों की, जो आप देखोगे कि निशान आज भी उस पार्क में अवेलेबल हैं। उनका निशाना इतना सटीक था कि कोई भी गोली इंसान की हाइट से ऊपर नहीं गई। जब वो आप देखोगे कि एक बरगद के पेड़ के नीचे जब वो शहीद हुए तो उनकी लाश के पास भी अंग्रेज़ों को जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी लाश के ऊपर भी पहले गोलियां चलाई गईं, उसके बाद अंग्रेज़ उनकी लाश के पास पहुंचे कि पता नहीं ये ज़िंदा हो तो ये कई लोगों को और भी मार सकता है चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद देखोगे कि उस बरगद कि जब चंद्रशेखर आज़ाद की वहाँ पे अंग्रेज़ ले गए और उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें आप देखोगे कि कमला नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी वो भी गई, और एक बच्ची के रूप में इंदिरा गांधी भी चंद्रशेखर आज़ाद के संस्कार में गई थी। आप देखोगे कि पुरुषोत्तम दास टंडन उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी सभा के लिए जुलूस निकाला गया शहर में, और जुलूस में बहुत भीड़ हुई। लोगों के हीरो बन चुके थे चंद्रशेखर आज़ाद, और बाद में उस पेड़ के नीचे लोगों ने आना जाना शुरू किया। उन पेड़ की मिट्टी, उस पेड़ के नीचे से मिट्टी तक लोग ले जाने लगे, और अंग्रेज़ इस बात को, वहाँ गए अंग्रेज़ों ने उस पेड़ को कटवा दिया। फिर बाद में 1900 देखोगे स्वतंत्रता के बाद वहाँ पे दोबारा से पेड़ लगाया गया था उसी जगह पे, हालांकि जो एक्चुअल पेड़ था उसको अंग्रेज़ों ने कटवा दिया था। और इस तरह की चीज़ें जब हो रही थी, हालांकि कुछ लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं कि नेहरू जी भी उस समय प्रयागराज में थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नेहरू जी उस समय प्रयागराज में नहीं थे। उनकी पत्नी और उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रयागराज में थी, और वो दोनों चंद्रशेखर की अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। और आप देखोगे कि आगे चल के वो बच्ची इंदिरा गांधी ही जब 70 के दशक में देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन सबसे पहले उन्होंने ही सरकार को एक सरकारी तौर पर क्रांतिकारियों की जो सम्मान देना शुरू किया था, वही था कि आप देखोगे इंदिरा गांधी ने ही पंजाब में सबसे पहले भगत सिंह की मां को सम्मानित किया था और उन्हें राज्य माता का दर्जा दिया था। तो इस तरह से आज हम